कैसे हो सकती है जीएसटी के नाम पर ठगी और उससे कैसे बचें। नमस्कार मित्रों, भारत में जीएसटी लागू होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2017 को भारत में जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। जीएसटी यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसका सरल भाषा में यह मतलब होता है कि जीएसटी कर की राशि वस्तु या सेवा के मूल्य में जोड़कर उपभोक्ता से वसूली जाती है। कुछ लोग इस बात का गलत फायदा उठा सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम आपको ये समझाएंगे कि कुछ लोग कैसे जीएसटी के नाम पर आपसे ठगी कर सकते हैं और आप उससे बचने के लिए क्या करें। जीएसटी यह एक वैट कर प्रणाली है। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय जगत में जीएसटी को वैट कहते हैं। भारत में हमने उसका नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रखा है। वास्तव में वो वैट प्रणाली पर आधारित है। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब मूल्य वर्धित कर। इसमें होता यह है कि किसी भी वस्तु या सेवा के पूर्ति पर जो कर लगाया जाता है उसमें से उस सेवा की या वस्तु की पूर्ति करने वाले ने जो लागत लगाई है उसमें जो कर लगा हुआ है वह घटाकर जो बच जाता है उतना ही कर उस व्यापारी से या उस पूर्ति करने वाले से वसूला जाता है। इसे कहते हैं मूल्यवर्धित कर प्रणाली। इसी बात का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग जीएसटी या वैट के नाम पर ठगी कर सकते हैं। यह विषय किसको जान लेना चाहिए? उपभोक्ता के नाते किसी भी उपभोक्ता को यह विषय जान लेना चाहिए और जो व्यापारी हैं उनको भी यह विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यापार के लिए भी वो जब खरीदी करने जाते हैं तब भी उनके साथ जीएसटी के नाम पर इस तरीके से ठगी हो सकती है और उससे कैसे बचा जाए यह उनके लिए जानना फ़ायदेमंद और ज़रूरी हो जाता है। आइए आपको बताते हैं कि जीएसटी के नाम पर कुछ लोग ठगी कैसे कर सकते हैं। उसमें से पहला तरीका यह हो सकता है कि क्रेडिट की जानकारी छुपाकर आपसे जीएसटी के नाम पर ठगी की जाए। इसको एक उदाहरण से हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। मान के चलिए आपने कुछ खरीदी का किसी व्यापारी से, किसी सेवा या वस्तु के पूर्तिकर्ता से करार किया है, तो साधारणतः ऐसा समझ उसमें काम करता है दोनों पक्षों से। मान के चलिए उदाहरण के लिए 100 रुपया लागत हुई, 10 रुपया मुनाफा आप उनको देना वाजिब समझते हैं। यह आप दोनों के बीच में तय होता है कि 10 रुपया वाजिब होगा, तो कुल हो जाता है 110। अब इस पर उदाहरण के लिए 10% जीएसटी कर का आप दर समझ लीजिए, तो 110 का 10% होता है 11 रुपया। कुल कीमत तय हो जाती है इस तरीके से 121 रुपया। आपको ऐसा लगता है कि मैं 11 रुपया जीएसटी का दे रहा हूँ और 10 रुपया मुनाफा दे रहा हूँ। आइए ये समझते हैं कि कब और कैसे इसमें ठगी शामिल हो सकती है। यह जो 100 रुपये की लागत है यह असली लागत नहीं हो, ऐसा हो सकता है कि व्यापारी आपसे छुपाए जिससे आप खरीदी कर रहे हैं। मान के चलिए उसकी लागत है 91 रुपया और उस पर 9 रुपया जीएसटी उसने भरा हुआ है। सुविधा के लिए हमने 10 पैसा, जो 9 रुपया 10 पैसा होता है, उसको 9 रुपया लिखा है सुविधा के लिए। तो असली लागत तो उसकी 91 रुपया है और ये जो 9 रुपया है वो उसको एज अ वैट प्रणाली क्रेडिट मिलने वाला है, सेट ऑफ मिलने वाला है। तो कर का भुगतान जो सरकारी खजाने में होगा वह 11 रुपये आपसे जो वसूले उसमें से उसने जो 9 रुपये पहले खरीदी पर, अपनी खुद की खरीदी पर दिए हुए, वो घटाकर 2 रुपया ही
सरकार को दिया जाता है। अब आइए वास्तविक गणना करके देखते हैं कि कैसे आपके साथ और कितनी रुपए की आपके साथ इस उदाहरण में ठगी हो सकती है। वास्तविक लागत 91 रुपया हुआ, जैसा कि हमने उदाहरण में लिया है। आप 10 रुपया मुनाफा वाजिब समझते हैं जो आप उनको देना चाहते हैं। कुल 101 रुपया हो जाएगा। 10% GST, इसमें भी हमने सुविधा के लिए 10 पैसा छोड़ा है। 10 रुपया 10 पैसा होगा। कुल हो जाएगा वास्तविक कीमत 111 रुपया होना चाहिए, मगर उसने वैट क्रेडिट का आपसे छुपा कर 121 रुपया लिया। आपसे 10 रुपये की उसने ठगी कर ली, ऐसा हो सकता है। सरकार को प्राप्त अतिरिक्त कर, यह जो 9 रुपया है, इसके ऊपर 10% 90 पैसा होता है। सुविधा के लिए 1 रुपया लिखा हूँ, और 9 रुपया जो है वो उसने खुद आपसे ठगी कर लिया, ऐसा हो सकता है। इस ठगी से कैसे बचें? मित्रों, जानकारी यह बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप किसी भी खरीदी के समय सवाल जवाब करें, जांच पड़ताल करें, उनके खरीदी के बारे में जानने की कोशिश करें। उनसे बिल भी मांग कर आप जांच सकते हैं। उसमें जितना टैक्स लगा होगा वह उनको क्रेडिट मिलता है, आप उसे जांच पड़ताल कर सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है जिसमें GST के नाम पर आपसे ठगी हो सकती है, और उससे कैसे बचे, आइए दूसरा तरीका देखते हैं। इस तरीके में जो प्रक्रिया है वो लगभग पहले तरीके जैसी है, मगर उससे थोड़ा गहराई में इसको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए उदाहरण इस तरीके से हम समझने के लिए ले सकते हैं। मान के चलिए आपने 100 रुपये लागत का, और जो पुरानी प्रणाली अभी चल रही है, बिक्री कर का उदाहरण हम ले रहे हैं, इसलिए 10% वैट पकड़ लीजिए। तो 110 रुपये की मान के चलिए आपने कीमत तय की किसी पूर्तिकर्ता से। अब क्या होगा कि GST लागू होने से पहले इस करार की कुछ भाग में पूर्ति हो चुकी होगी। उदाहरण के लिए हमने 10% पूर्ति GST लागू होने से पहले हुई होगी, ऐसा मानकर कैलकुलेशन आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो 10% में 10 रुपया होता है, 1 रुपया 10% वैट होता है। कुल 11 रुपये आपका GST लागू होने से पहले पूर्ति हो चुका होगा। अब जो GST लागू होने के बाद बचा हुआ इस करार का जो भाग है जिसकी पूर्ति होगी, वह इस तरीके से आपके साथ हो सकती है। आपका जो बेचने वाला व्यापारी है, हो सकता है वो आपसे इस तरह से वसूले कि 90 रुपये की हमारी बेसिक वैल्यू बची हुई है। मान के चलिए GST का दर भी 10 रुपया ही, मतलब 10% ही तय होता है इस वस्तु या इस सेवा के लिए। तो 10% 9 रुपया जोड़कर आपसे 99 रुपया वसूला जाएगा। आप ये समझोगे कि वैट की रेट भी 10 थी, GST की भी 10% है, तो मेरा कुछ इसमें नुकसान नहीं हुआ। आइए समझते हैं इसमें छुपा हुआ हिस्सा क्या है, जैसे आपके साथ किस तरीके से ठगी इस उदाहरण में हो सकती है। इसमें बात यह है कि जब नई प्रणाली आएगी तो आपके जो व्यापारी है जिससे आप खरीद रहे हैं, उनको ज़्यादा क्रेडिट मिलता है। उदाहरण के लिए अभी जो व्यापारी है वो वैट भरता है, जो बिक्री कर है, तो उसको सिर्फ वैट का ही क्रेडिट मिलता है जो वो खरीदी करता है। उसमें उसने जो खरीदी किया उसमें एक्साइज ड्यूटी हो सकती है, या उसने जो सेवाएं प्राप्त की उसमें सेवा कर हो सकता है। उसका क्रेडिट अभी की प्रणाली में उसको नहीं मिलता है। लेकिन जब GST लागू होगा तो इन चीज़ों का जो हिस्सा GST में सम्मिलित होगा, जब GST रेट डिसाइड होगा तो वो क्रेडिट उसको मिलेगा। उससे नई प्रणाली में उसको क्रेडिट ज़्यादा मिलने लगता है। यह बात आपसे छुपा कर जितना ज़्यादा क्रेडिट मिला उतने रुपए की आपसे वो ठगी कर सकता है। मान के चलिए नया क्रेडिट इस उदाहरण में 7 रुपये का मिला, तो आपसे 7 रुपये की ठगी हो जाएगी। इसमें से सरकार को अतिरिक्त कर मिलेगा 10%, जो 70 पैसा बनता है, और जो 7 रुपये में से 70 पैसा जाने के बाद 6 रुपया 30 पैसा बना, वह ठगी का लाभ गलत तरीके से वो आपसे उठाया जा सकता है। इस ठगी से कैसे बचें? मित्रों, जानकारी ही इसमें आपको मददरूप हो सकती है। आपको यह बात समझनी होगी
उनसे जांच पड़ताल करनी होगी कि उनकी लागत क्या है, उसमें क्या क्या कर समाये हुए हैं और उसमें उनको क्या क्या क्रेडिट मिल रहा है। एक और तरीका हम समझते हैं कि जिसमें जीएसटी के नाम पर ठगी हो सकती है और उससे कैसे बचा जाए। यह तरीका जो तीसरा हम समझ रहे हैं वो तब काम करेगा जब जीएसटी का रेट तो घट जाता है फिर भी दाम न घटाए जाए। इस तरीके से आपसे जीएसटी की जितनी दर घटी है उतने प्रमाण में ठगी हो सकती है। मित्रों, अभी की प्रणाली में तरह तरह के दर काम कर रहे हैं। जो दरों की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है। करों की भी वैरायटी है। मान के चलिए एक्साइज ड्यूटी अलग है, तो अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग दर की एक्साइज ड्यूटी है। सेवा कर है, बिक्री कर के भी अलग अलग दर हैं। तो ये सब मिलकर जब जीएसटी आएगा तो उसमें बहुत कम दरें होंगी। हो सकता है 4 या 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 तरह की ही दरें होंगी। तो हो सकता है कि आपकी जो वस्तु या सेवा है इसकी नई दर कम हो, मगर आप जिनसे खरीदी कर रहे हैं वो व्यापारी ये सोच के कि आपको पता नहीं होगा, जितना पहले का आपका दाम रहा होगा कर मिला के उतने में ही आपको वो दे देगा। इससे क्या होगा कि जो घटा हुआ दाम है इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और वो आपसे ठगी कर लेगा। यह एक तरीका हो सकता है। इस ठगी से कैसे बचें? तो जब जीएसटी लागू किया जाएगा तो तालिका प्रकाशित की जाएगी वस्तुओं की और सेवाओं की। उसमें किस वस्तु पर कौन सा जीएसटी का रेट लगेगा, उसे रेट शेड्यूल कहते हैं, वो पब्लिश किया जाएगा। आपको उसमें चेक करना होगा कि आपकी वस्तु या सेवा में कौन सा रेट लागू है। जानकारी हमने आपसे जैसा कि कहा, सवाल जवाब और जांच पड़ताल करके आप इस ठगी से बच सकते हैं। इसमें आपको जानने के लिए हम बता रहे हैं, मलेशिया में जो एक देश है जहाँ पे 1 वर्ष पूर्व जीएसटी कानून लाया गया है, तो मलेशिया में जीएसटी कानून के साथ साथ मुनाफाखोरी विरोधी कानून भी लाया गया था ताकि जीएसटी के नाम पर ठगी कोई न कर सके। भारत में भी ऐसी संभावना है, इसकी बात चल रही है। माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली साहब ने एक प्रेस व्यक्ति को यह बताया है, वह समाचार पत्रों में आया था, प्रेस में यह चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बताया है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यह विषय आएगा तो इस पर चर्चा की जाएगी। वो सरकार की अपनी प्रक्रिया है, हम आपको ये जानकारी अभी से दे रहे हैं ताकि आप ऐसी ठगी से बच सकें। एक और तरीका समझ लेते हैं जिसमें जीएसटी के नाम पर आपसे ठगी हो सकती है और उससे कैसे बचा जाए। यह तरीका हो सकता है, अनरजिस्टर्ड डीलर आपसे जीएसटी वसूल कर ले और वह अपनी जेब में रख ले। क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर वो होते हैं जिनको जीएसटी वसूल आपसे करने का अधिकार नहीं होता है। यह या तो छोटे व्यापारी होते हैं या कोई कंपोजिशन स्कीम जैसे स्कीम में लाभ लेने वाले व्यापारी होते हैं जिनको जीएसटी वसूल करने का अधिकार नहीं होता है। सरकार भी ऐसे लोगों पर नज़र रखती है, मगर फिर भी आपको ये जानकारी देना हमें ज़रूरी लगता है, आप अपने स्तर पर सतर्क रह सकें। इसके लिए इस ठगी से कैसे बचें? मित्रों, बिल मांग कर ही खरीदी करनी चाहिए, क्योंकि बिल का रिकॉर्ड होता है, वो अकाउंट फॉर होता है, उसको चेक करने के लिए ऑफिसर को मौका मिलता है। बिल पर रजिस्ट्रेशन नंबर छपा होता है, उससे आपको पता चलता है रजिस्टर्ड है नहीं है। और जब जीएसटी लागू होगा तो जीएसटीएन जो जीएसटी नेटवर्क पोर्टल आएगा उसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक किया जा सकेगा। आपको कुछ पता चलता है, आप संबंधित अधिकारी को अवश्य सूचित करें ताकि आने वाले लोगों के साथ ठगी न की जा सके। जानकारी, जागरूकता, सवाल जवाब और जांच पड़ताल करना, यही तरीके हैं मित्रों ठगी से बचने के। उम्मीद करते हैं मित्रों यह जानकारी आपको उपयोगी होगी और हमें उम्मीद है आप ठगी से बच सकेंगे। इसमें आपका फ़ायदा भी होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इस जानकारी से आपका फ़ायदा होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।
हमारे कुछ ईमेल आईडी और वेबसाइट यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो आपकी जानकारी के लिए है। धन्यवाद एक बार फिर से।